उपलब्धियों को जीरो से कम में दे नहीं सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, जिसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है जैसे बैंक के, इस प्रकार से सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कोई अचीवमेंट इनके खाते में नहीं लिखा गया, कोई एक भी वो नहीं है फैसला जो जनहित का फैसला हो। और यही कारण है आज चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। सब वर्ग इस सरकार से विमुख। सर, हड़ताल तो पहले भी होती थी, आपके समय में भी होती थी, विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे, लेकिन अब आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि हर वर्ग दुखी है इस सरकार से? ये तो होता रहता है सरकारों। आप देखें, आप किसान को देख लें, किसानों पे लाठीचार्ज हुई, और जो किसान आंदोलन में जो इतने लोग मरे किसान होंगे जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, वो हरियाणा की भूमि पर तो हुए। उनके रास्ते में किस प्रकार से खाइयां खुदवाई गई, और कोई इनका हरियाणा ने खुदवाई, किस प्रकार से ये किया, आप सब सामने है। और आप कर्मचारियों को देख लो, मतलब स्थिति ये है, ये जो मैं कह रहा हूं, आज क्या है हरियाणा में, आज स्कूलों में चले जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में चले जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में चले जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो ये ऐसी परिस्थिति हुई है, क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, आप भी खबर देते होंगे, मास्टरों की कहीं ट्रांसफर करते हैं, वहां स्टूडेंट एक नहीं, जहां स्टूडेंट है वहां मास्टर नहीं। तो इस प्रकार से है। तो ये सरकार की विफलता के मुख्य कारण है, क्योंकि मुख्य तौर पे कोई भी सरकार हो उसका दो तीन चीजों से आंकली जाती है। क्या कैसी है? एक, सरकार का उसमें स्वास्थ्य कैसे है, शिक्षा कैसे है, विकास क्या है, और कानून व्यवस्था कैसी है। ये मुख्य मुद्दे होते हैं जो जिसका आंकलन किया जाता है। तो ये सरकार हर मुद्दे पर विफल सरकार है। आपने ये सरकार को विफल बताया, लेकिन किन मुद्दों को लेकर आने वाले वक्त में आप लोगों के बीच जाने वाले हैं? क्योंकि आंकड़े भी आप रखते हैं, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कहते हैं कि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने आंकड़ों में उलझे रहते हैं। कर्ज का मुद्दा आपने उठाया था, कभी कोई आंकड़ा पेश करते हैं, कभी कोई आंकड़ा पेश करते हैं। कर्ज का मुद्दा मैं जवाब दे चुका हूं, उनका जवाब नहीं आया अब तक। ये आंकड़े जो हैं मैंने दिए हैं, मेरे नहीं, सरकारी आंकड़े दिए मैंने। इनका हरियाणा सरकार का कुछ आंकड़ा होता है, सीएजी का कुछ होता है, और रिजर्व बैंक का कुछ होता है। आप कहो तो मैं डिटेल भी दे दूंगा उसकी। तो ये आंकड़े हैं, लेकिन कुल मिलाकर आज प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया गया है। 4 लाख करोड़ से करीब जो है कर्जा और देनदारी है हरियाणा की। आप कितना कर्जा छोड़ के गए थे सर? हमारे समय में होगा 60 और 70 के बीच में कहीं। वो कहते हैं कि 97,000 करोड़ के आसपास कर्ज छोड़कर गए थे। अभी कैप्टन अभिमन्यु साहब भी पूर्व वित्त मंत्री यहाँ पर थे इसी मंच पर, उन्होंने कहा भी था कि आप पूछना जब आएंगे भूपेंद्र हुड्डा साहब कि आपने बिजली निगम को लेकर ये उसकी बात कर रहे हैं, इसमें 27,000 लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मैं भी लायबिलिटी मिला के कह रहा हूं आपको, 27,000 को जो है वो बिजली की कंपनियों के उस टाइम दिया था, वो तो बहुत बढ़ गई। अब वो तो देनदारी सरकार की इतनी हुई है, उसमें 40,000 करोड़ है। तो आप समझे ना? तो ये लायबिलिटी, मैंने कहा आपको, कर्जा और देनदारी मिला के, लायबिलिटी मिला के 4 लाख करोड़ से आगे है। एक बार थोड़ा अगर कोई उनको शक है, गुंजाइश है, तो मैं बार बार कह चुका हूं कि वो व्हाइट पेपर इशू करें। व्हाइट पेपर क्या होता है उसमें? एक तो इंटरनल डेप्ट होता है, एक जो है पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट होती हैं, ठीक है, एक जो है कॉन्टिजेंट जो है वो लोन होता है जिसके जैसे गारंटी होती है वो, तीसरा होता है ऑफ बजट। कहो तो मैं सबके अलग अलग हिसाब दे दूं आपको। आज खुद इन्होंने जो आंकड़ा पेश किया है, 2,85,000 कुछ करोड़ का, 2,86,000 करोड़ के करीब तो कर्जा दिखाया जो बजट पेश किया था, और 44,000 करोड़ के करीब जो है, आप पीछे सीएजी की देखो, हर साल 3,000 2,000 बढ़ता है, 44,000 करोड़ के करीब जो है वो आपका पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट है, जिसमें
आपका स्मॉल सेविंग आ गया जो आपको देना है लाइबिलिटी, और जो आपका 26,600 करोड़ जो है वो कॉन्टीजेंट है, वह जिसकी सरकार ने गारंटी ले रखी है। जैसे जब मेरा 27,000 करोड़ जोड़ा था, कुछ नहीं कहा था, सरकार ने गारंटी दी थी, उसका जोड़ रहे थे। खैर चलो, और ऑफ बजट जो है, एक बता रहा हूं, ऐसे सबके आप लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऑफ बजट जो है हिंदुस्तान, मेरी नहीं है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर डिपार्टमेंट है, उसके आंकड़े हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा 77,000-78,000 करोड़ जो है बिजली कंपनियों का गवर्नमेंट की तरफ बकाया है, जिसमें हरियाणा का सबसे ज्यादा 46,000 करोड़ बिजली कंपनियों की इन्होंने देनदारी करनी है, सरकारी महकमों ने बिल देने हैं, वो नहीं। ये ऑफ बजट कितना हो गया, ये 4 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। लेकिन वो कहते हैं कि हमने बहुत सी जो घाटे में चल रही थी, हमारे बिजली निगम घाटे में चल रहा था, गड्ढे जो खोद कर गए थे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार, उनको हम भर रहे थे और हमने उभारा, आज मुनाफे में सब कुछ है। कांग्रेस के समय में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है, पूछो उनसे। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज कर्जे में नंबर 1 है, आज अपराध में बहुत, मतलब किसी मर्डर में समझो देश की एवरेज है तो नंबर 2 आ जाएगा, और ये आपका इस प्रकार से आपकी जो बलात्कार है उसमें नंबर 2 आएगा। इस प्रकार से नंबर दूसरे तीसरे पे है पूरे देश में अपराध में। ऐसा प्रतीत होता है कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। और इनकी नीति जो है एक बन गई है, और इसी वास्ते मैंने कहा नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। इनकी नीति बनी हुई है 4 वाक वाली नीति। 4 वाक कहते थे, कर्जा लियो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। वो कह रहे अपना कर्जा ले रहे, घी पी रहे। कभी भी आप इनके बजट देखो, एस्केलेटेड बजट होते हैं, 15% से 16%, 15% एस्केलेटेड दिखाते हैं। अब कभी दिखाया है जो रेवेन्यू रिसिप्ट में दिखाते हैं मिसलेनियस में, वो कभी 6,000 करोड़ दिखाते हैं, कभी 5,000, अब के 5200 करोड़ दिखा है। रिकवरी कितनी होती है, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। तो अब जो बजट जो है, हर चीज में घाटे में बजट है इनका, कोई पैसा देने वाली बात नहीं है। बजट का अगर आप आंकलन करोगे तो जो इंग्लिश में कहावत है ना, फीडिंग विद एम्प्टी स्पून, वो कर रहे हैं, खाली चम्मच ले बैठे हैं और कह रहे हैं हम तो सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज बना देंगे, हम तो ये कर देंगे। अरे 8 साल हो गए, कौन सा किया, एक तो बता दो काम, या हम हमारे से पूछ लो क्या काम किया हमने। आप पूछोगे नहीं कि हमने क्या, नहीं पूछोगे नहीं आप, क्योंकि अभी आएंगे ना मुख्यमंत्री, आप उनसे आप पूछ लेना, पूछोगे तो मैं बता दूंगा, और उनसे पूछ लेना उनने क्या किया। तुलना आप सरकार की कर रहे हैं अपनी सरकार से, जो आपकी सरकार रही है, और आप लोगों के बीच भी जा रहे हैं, अपनी सरकार में क्यों काम को गिनवा रहे हैं। तो मैं सर चाहता हूं कि आप इस मंच से तुलना कर ही दे आपकी सरकार की, जब आपकी सरकार रही है और ये मौजूदा सरकार जो चल रही है। मुझे इतना बताइए सर, 2014 से पहले जब सब कुछ नंबर 1 था, तो ये सिर्फ सरकार आई आते ही सब कुछ पलट नहीं, पहले पूछ तो लो नंबर 1 किस चीज में था। हाँ। प्रति व्यक्ति आय में, बताया आपने, प्रति व्यक्ति निवेश में, ठीक है, और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और रोजगार देने में, हर चीजों में आगे था। आप ये देखें, कोई इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान का नहीं है जो हमारे समय में नहीं आया हो। कहो तो गिनवाऊं आपको, आप पंचकुले से शुरू हो जाओ। पंचकुला में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया। माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, यही सवाल कैप्टन अभिमन्यु साहब ने कहा था कि जरूर पूछेगा। NIFT सिर्फ घोषणा करके चले गए, NIFT की आप घोषणा पंचकुला में कर चले गए, उसका बजट भी इन्होंने प्रोवाइड करवाया, वो दावा करते हैं जो काम किया था इन्होंने करवाया। देखिए बात सुनो, ये मंजूर कराया हुआ जमीन हमने दी थी, काम शुरू हो गया, जब एक काम शुरू हो गया, मंजूर हो गया, हमारे समय में हुआ है। वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, निकाला कब, हमने मंजूर करवाया है, टर्म कंडीशन हमने तय की है, समझे। अच्छा, फिर आ जाओ आप कुरुक्षेत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, देश का दूसरा, रोड पर है वो कुरुक्षेत्र में आया। फिर आप आ जाओ यमुनानगर में, थर्मल प्लांट जो है हमने चालू किया यमुनानगर में। आप फिर आ जाओ करनाल में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमने शुरू किया। पानीपत में डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री जो है इसकी,
ऑयल रिफाइनरी की, वो हमने बढ़ाया। फिर आप आ जाओ सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसमें आईआईटी का एक्सटेंशन है, जिसमें लॉ यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपका फूड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, फूड उसका, और आपका एसआरएम, और ये तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा वो है। और आपका कानपुर में महिला मेडिकल कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटी, देश का पहला मेडिकल कॉलेज है वो आज़ादी के बाद, जो सरकारी क्षेत्र में वो केवल महिलाओं के लिए, समझे। और फिर आप आ जाओ मुरथल, वो इंजीनियरिंग कॉलेज था छोटूराम के नाम से, वो यूनिवर्सिटी बनी। फिर आप चले जाओ फरीदाबाद, वहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर ईएसआई का, और वाईएमसी की यूनिवर्सिटी। आप आ जाओ आईएमटी वहाँ बनाया। इसके बाद आप आ जाओ गुड़गांव, देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन वहाँ रखी है, प्रधानमंत्री ने रखी देश में। अच्छा, फिर आप आ जाओ मेवात में, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमने किया। ये मेडिकल कॉलेज तो बन के तैयार हो गया था हमारे समय। फिर आप आ जाओ रेवाड़ी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, और देश में दूसरा सैनिक स्कूल वहाँ बना, एक कुंजपुरा में है, दूसरा सैनिक स्कूल वहाँ बना। फिर आप आ जाओ महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका मेडिकल कॉलेज भी है, लॉ कॉलेज भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी हमारे को, वहाँ दी। फिर आप आ जाओ झज्जर में एम्स, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, और ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप का जो है वो बनाया है, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है न्यूक्लियर एनर्जी का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसका वो रखा था, आज ग्लोबल स्टैंडर्ड का है जसौर खेड़ी में। फिर आप आ जाओ रोहतक में आपकी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसको मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया आप रोहतक में। आईआईएम रोहतक में बना। फिर आप आ जाओ भिवानी में चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, वहाँ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की, जो बाद में इन्होंने कहा था नहीं, ये पहले तो साहब ने कहा नहीं कोई मेडिकल को मंजूर नहीं हुआ, फिर मान के एक हुआ है, समझे। फिर आप आ जाओ जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। फिर आप आ जाओ हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। फिर आप आ जाओ सिरसा, चौधरी देवीलाल के नाम से 4-5 कमरों की यूनिवर्सिटी बना रखी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर की हमने बनाई। ये तो एजुकेशन के बारे में। फिर आप और कम्युनिकेशन में देख लो, मेट्रो देख लो, मेट्रो हमने जोड़ी, इनकी 1 इंच कहीं मेट्रो के आगे बढ़ाओ, एक नया पोल लगाओ तो बता दो 8.5 साल में एक भी पोल लगाओ। इसी प्रकार से 1 भी इंच नई रेलवे लाइन लगी। बजट में प्रावधान किया था सर, बजट में प्रावधान किया था, सुना होगा बजट में। मैंने कहा ना, फीडिंग विद एम्प्टी स्पून बजट में है। कहाँ बजट में पैसा कहाँ है, मेरे को ये बताओ ना। बजट में कोई पैसा नहीं है। मैंने कहा कि इन्होंने जो दिखाया है, कहा है कि हम 35% वो करेंगे, उसमें से कर्जे की देनदारी 35,000 करोड़ एक, और कर्जा और ब्याज देने में पैसा निकल जाएगा। और जो एस्केलेटेड बजट दिखाते हैं 15% वो, और जो मिसलेनियस रिसिप्ट दिखाते हैं 5200 करोड़ की दिखा रखी है। ये सब बातें जो आम जनता है, ग्रामीण जनता, उनको समझ आती है। जैसे हम टेक्निकली कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन एक जो परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एक बात तो समझ में आती है कि ये सरकार विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। हर आदमी समझता है इस बात को, क्योंकि आप तो मतलब आपका खबर अभी तक तो हरियाणा में चलता है ना। आप मेरे से सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपसे, ईमानदारी से जवाब दे देना। सारे हरियाणा में घूमते हैं आपकी चैनल? बिल्कुल सर। या कहीं नहीं जाता, यहीं चंडीगढ़ में बैठा रहता है? सारे हरियाणा में, जाता है, हिमाचल प्रदेश तो में, हरियाणा में, पूरे देश में। हरियाणा में एक प्रोजेक्ट बता दो जो चल रहा हो इनका 8.5 साल में, भाई ये प्रोजेक्ट है, एक बता दो आप। मेरा आपसे सवाल है। उनका कहना है, उनका कहना नहीं है, अब मैं आपका कहना पूछ रहा हूँ। उनका कहना, फिर वही मैं उनका कहना नहीं पूछ रहा। हिसार का एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, हिसार के एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। कौन सा? हिसार के एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। एयरपोर्ट हिसार का हमारे टाइम में मंजूर किया हुआ है, मेरा दावा है। वो यही तो चौधरी अजीत सिंह ये थे, उन्होंने मंजूर किया था ये उसकी एक्सटेंशन, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। और ये जो आपके केंद्र के मंत्री हैं, उनका लोकसभा में जवाब है
कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है वो? बताओ, झूठ का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं ना। मैंने तो ये अखबार में पढ़ता रहा कि बयान आ रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है इस साल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हमारे समय मंजूर हुआ था, वो चला गया यहाँ से। तो ये तो अभी पिछले सेशन में जवाब आया है केंद्रीय मंत्री का, गौतम भेज दूंगा, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो सर वो ये क्यों कहते हैं कि हमेशा, तो फिर वही कह रहा हूँ, बात सत्ता पक्ष की विपक्ष की कर रहा हूं मैं। नहीं, बात ये कह रहे, वो नहीं कह रहे, मेरी बात सुनो आप। काउंटर क्वेश्चन आप ये नहीं, काउंटर क्वेश्चन मुख्यमंत्री साहब आएंगे, उनसे पूछा जाएगा आप उनसे, लेकिन मैं ये कह रहे हैं, उसका सवाल नहीं पूछा। मैं कहता हूँ आप क्या कह रहे हैं, जो आधिकारिक भाई आप क्या कह रहे हैं जी। देखिए, आप मीडिया में आप कह रहे हैं, आप कहते हैं, मैं कहूंगा, आप कह दोगे, मैं कह दूंगा भाई ये तो बाहर तो बारिश हो रही है, ठीक है, आप कह दो कि बारिश हो रही है, वो चोपड़ा साहब बैठे वो कहेंगे नहीं बाहर तो धूप निकल रही है, आप कह दो धूप निकल रही है। अरे खुद भी तो देख लो जाके, धूप निकली है बारिश, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो खुद भी तो देखो, केएमपी को लेकर भी देखो। मेरे को भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं देना तो ये कह दो मैं नहीं दूंगा। जी जी जी, सवाल का जवाब नहीं देना, मुझे लगता है है आप कह दो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, मैं वो कह रहे हैं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो, मेरे को एक नाम तो बता दो, एक काम तो बता दो कि जो एम्स को लेकर आपने घोषणा की, आपने ओपीडी लाई। नहीं, एम्स तो कंप्लीट हो गया था। वही मैं कह रहा हूँ सर, वो कहते हैं केएमपी की घोषणा भी हुई थी, कई चीजें ऐसी थी जो आपके टाइम में घोषणाएं हुई। क्या केएमपी का? अरे केएमपी पलवल से मानेसर तक तैयार हो गई थी, मैं क्या था उस रोड पे, बिल्कुल। और ये जो है ना, ये जो बना है, ये कितने एक्सीडेंट हो लिए, कितने एक्सीडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। केएमपी कंसीव हुई थी मेरे से पहले वाली सरकार में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में, ये प्रोसेस होता है। लेकिन वो रुक गया था काम, क्योंकि उन्होंने कहा भाई इतनी जमीन चाहिए, दिल्ली भी पार्टनर है उसमें, तो इन्होंने लिख के दे दिया था उस समय की सरकार ने कि हम 2 लाख रुपया एकड़ जमीन उपलब्ध करा देंगे। ये किसानों की ठगी की बात थी ना, तो हमारी सरकार बन गई, मैं कहा हम नहीं कराएंगे, हम फ्लोर रेट फिक्स करेंगे, और जिस जमीन का, उतनी जमीन का पलवल से लेके मानेसर तक, तो किसानों को जो कंपनसेशन मिल रहा था 160 करोड़ का, ठीक है। जब मैंने कहा नहीं हम फ्लोर रेट फिक्स करेंगे, तो उतनी ही जमीन का किसानों को कंपनसेशन मिला 650 करोड़ का। तो आप बताओ, कंपनसेशन हमारे समय में मिला है, इनके समय में नहीं मिला है, काम हमारे समय में शुरू हो गया। किसानों की आपने बात कर ली, मैं किसानों के मुद्दे पर बात कर लेता हूं। मुआवजे को लेकर आप सरकार को घेरते रहते हैं, और वो कहते हैं कि पोर्टल हमने बना दिया, अब सीधे भुगतान किसानों के खातों में भुगतान होता है, पोर्टल से आपको दिक्कत परेशानी है। पोर्टल सरकारी है, पोर्टल से चलते हैं, पोर्टल तो इनके चलते नहीं। मैं कई दफा कह चुका विधानसभा में, अगर पोर्टल से सरकार चलानी है और पोर्टल से ही किसान चल जाएंगे, ना तो चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, ना मंत्री की जरूरत है, सब पोर्टल लगा दो, ना किसान की जरूरत है, पोर्टल पैदा कर देगा फसल। अरे आदमी का काम मेहनत से होता है, मेहनत आदमी का दिमाग दिया हुआ। पोर्टल ये नहीं है, मैं पोर्टल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पोर्टल वही इस्तेमाल करना चाहिए जो जनहित में हो। ये जो पोर्टल चला रखा है कभी बंद हो जाता है। आप देखो ना, अब मेरा फसल मेरे ब्यौरा, क्या मतलब इसका, पहले भी तो यही थे ना किसान, सब फसल पैदा करते थे, मंडी में लाते थे, कभी यूं नहीं कहते थे लाइन में लग के मैं जाऊंगा। जमीन किसान खेत में अपनी फसल निकाले तैयार खड़ा है और वो इंतजार कर रहा है तेरा कब नंबर आएगा। पोर्टल चलता नहीं, वो कई दिन उसकी बारिश होगी, फसल खराब हो जाती है। तो ऐसी दुर्गति ये पोर्टल से जो किसानों की है ना, एक परिवार पहचान पत्र बना रखा है, इसका काम ये क्या है, पेंशन काटो, बुढ़ापा पेंशन काट दो, राशन कार्ड काट दो। 5 लाख तो बुजुर्गों की पेंशन काट दी, और 10 लाख के करीब गरीब आदमी के राशन कार्ड काट दिए। ये पहचान पत्र, तो ये अगर हमारी सरकार आएगी तो पीपी और ये प्रॉपर्टी आईडी है, घर घर में झगड़े पैदा करा दिए वहां पे शहरों में, ये सब चलती बनेगी। ये नहीं, हाँ जब जरूरी होगा वो पोर्टल का हम इस्तेमाल करेंगे। जान पीपीपी की आपने बात की, परिवार पहचान पत्र की, और दूसरे पोर्टल की बात करी, ई टेंडरिंग की मैं बात करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव-गांव जा रहे हैं, अभी आपको मालूम भी होगा, खबरें देखी होंगी आपने, पलवल भी गए थे और दूसरी जगह भी जा रहे हैं, और आगे भी उनके कार्यक्रम होंगे, जैसे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आपके हैं, तो वहां पर जाकर हाथ खड़े करवाते हैं, हाथ खड़े करवाते हैं, आपका सिंबल हाथ का है, कि बताइए इससे खुश है कि नहीं है। सब खुश हैं वहां,
E20 से कुछ नहीं, ये नहीं है, सब अच्छी कुछ बात है, मुख्यमंत्री गांव-गांव जाते हैं, अच्छा है। लेकिन काश अगर ये 9 साल पहले जाने लग जाते तो। अब 9 साल के बाद गांव याद आए उनको, और हाथ खड़े करवा लो। मैं तो हरियाणा में हूँ, ये जहां जाते हैं पहले 100 आदमियों की लिस्ट बन जाती, वही अंदर जाते हैं, वही अंदर जाते हैं, हर आदमी नहीं जा सकता। लेकिन लोग इस बात को समझते हैं 9 साल के बाद जो याद आया। भ्रामक प्रचार विपक्ष कर रहा है, कई बार वो भी ये आरोप आप कहेंगे, वो कहते हैं क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की मैं बात तो होती कोई है यहाँ भ्रामक प्रचार नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ। पे। E20 भाई बताए 9 साल के बाद याद आया कि नहीं आया, जो 9 साल से पहले कार्यक्रम क्यों चले। जैसे हम अपोजिशन विपक्ष में हुए, हमने विपक्ष आपके द्वार जब भी शुरू कर दिया, बिल्कुल। फिर लगातार कर रहे हैं हम, और करते रहेंगे। हम तो जनता की बात उठाते रहेंगे। सर ये बताइए 2019 में ऐसे क्या कमी रह गई थी? सीटें आपकी बढ़ी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपने मेहनत की, सीटें बढ़ी, लेकिन क्या कमी रह गई थी कि उस दौरान सत्ता हासिल नहीं कर पाए? और वो जो कमियां रह गई थी उस पर आपने काम किया। 2024 की तैयारी आपकी कैसी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2019 में लोगों ने मन बना लिया था इस सरकार के खिलाफ, उस तत्कालीन सरकार के खिलाफ, और ये भी मन बना लिया था सत्ता में कांग्रेस को लाना चाहते थे। इसमें कोई दो राय नहीं। हो जाती है कोई कमी हमारी रह गई होगी, कोई कहीं रह गई होगी, हमारे उसमें रह गई होगी, लेकिन लोगों के मन की बता रहा हूं मैं। लोगों ने मन बना दिया, जब भी तो 15 से 31 पहुंच गए हम, डबल से भी ज्यादा पहुंच गए, क्योंकि लोगों ने ये देख लिया कि भाई वो जो बात थी ना कि अपना कह रहे थे, इन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन आएंगे। लोग ये कहने लगे थे अच्छे दिन छोड़ो, हमारे पुराने दिन ला दो। आज भी यही कह रहे हमारे पुराने दिन ला दो, अच्छे दिन छोड़ो। अच्छे दिन जो आ लिए जैसे आने थे, अब पुराने दिन की याद कर रहे हैं। और इसी वास्ते आप 2024 में देखेंगे वो पुराने दिन फिर आएंगे हरियाणा के। ऐसा तो नहीं सर, सत्ता की जो गाड़ी है वो स्टार्ट होनी थी और सबको एक साथ धक्का मारना था, लेकिन एक दो पीछे हट गया? नहीं समझा नहीं मैं समझने का प्रयास इसलिए आप कीजिए क्योंकि गुटबाजी को लेकर कई बार सवाल उठते हैं। गुटबाजी कहाँ है? कहते हैं कि विपक्ष आपके समक्ष कहते कार्यक्रम नहीं में है, कौन सी गुटबाजी है? विरोधी कहते हैं आपके, सभी विरोधी कहते तो हैं कहेंगे। सर। आपके इनेलो विरोधी- इनेलो के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं एक मंच पर क्यों नहीं दिखाई देते विपक्ष आपके समक्ष वो कार्यक्रम दिखते में? हैं। हुड्डा समर्थित वो विधायक दिखते हैं दिखाई- क्या? वो सब दिखते हैं? वो दिखते हैं क्या? कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। लेकिन बयान कांग्रेस का एक नेतृत्व है, केंद्र नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस एक है। हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा। हरियाणा में हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस वो आप लोगों की देन है, नहीं, आपके समर्थक कहते हैं, हम प्रवक्ताओं से आप लोगों बातचीत की देन है, और बाकी कांग्रेस एक है। उसमें कांग्रेस में मैं भी हूँ, कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता हूं मैं, और भी कांग्रेस में नेता है, अच्छे नेता हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। सबको साथ लेकर चलेंगे आप? सबको साथ लेके चलता हूं, पहले भी सबको किसका नाम लो जो साथ नहीं चला? बुलावा कई बार किसी को नहीं, नहीं दिया किसका नाम लो ना आप, किसका उसका साथ नहीं चला? किरण चौधरी मेरी मंत्री थी, रणदीप कि सुरजेवाला। हमारे साथ मंत्री थी, और साथ कैसे होता? अभी मंत्री थी। हाल ही के बयानों की मैं बात कर रहा हूँ सर, उनके बयान से? सामने आते रहते हैं, नहीं, कोई ऐसा बयान उनका नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है तो संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगठन नहीं बन रहा। कोई भी हो, अपना पॉलिटिकल आदमी होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेगा ही, इसमें क्या बुरी बात है? ये तो कौन नहीं करता? अनिल विज जी नहीं करते, आप कभी जिक्र नहीं करते, वो तो रोज करते हैं अम्बाला में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, खबरें दिखाते हैं, हैं? जिक्र होता है और सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं करते क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? कौन नहीं करता? बिल्कुल करते हैं। राव इंद्रजीत नहीं करते? फिर वो हमारे नेता करे तो आपको क्या तकलीफ है भाई? ये बताओ मेरे को। वो सवाल उनसे पूछा जाएगा सर, उनकी पार्टी का सवाल उनसे पूछा जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो क्योंकि मेरी पार्टी का क्योंकि इस जवाब समय जवाब आप एक दे चेहरा दिया बने मैंने, हो, एक चेहरा। जवाब दे दिया मैंने। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना यानी आपको लगता है सबका अधिकार है। या आपको लगता है कि आपके विरोधी बेवजह का मुद्दा उठाते हैं? नहीं, कोई गुटबाजी विरोधी नहीं है मेरा, कोई गुटबाजी नहीं है। मेरी कोई गुटबाजी नहीं, कोई विरोधी नहीं, ना मैं किसी का विरोधी। तो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में आप हमारे मंच के जरिए सबको बुलावा दे रहे हैं, सब आए सबको देते विधायक हैं, एक साथ आए। मैं नहीं बुलावा देता। विपक्ष एक पार्टी का सिस्टम है, जैसे पार्टी का कार्यक्रम होगा तो पार्टी की अध्यक्ष का लेटर जाएगा सबको, ठीक है? और विपक्ष आपके समक्ष होगा तो मेरा डिप्टी लीडर वो सबको टेलीफोन करेगा, इन्फॉर्म करेगा। वो दिन आएगा सभी विधायक एक साथ विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में दिखाई देंगे, आ जाएंगे। सिंगल हर विधायक। हाँ, अब भिवानी में देखना आप। ठीक है, हम उसका इंतजार करेंगे। संगठन को लेकर क्या कहेंगे सर? पन्ना प्रमुख बना रही है बीजेपी पार्टी, विप्लव देव कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के प्रभारी हरियाणा के विप्लव देव
हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आपकी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जोश भरने के लिए उनमें क्या कर रही है? संगठन क्या मजबूती के साथ खड़ा हो गया? आप देख नहीं रहे हमारी पार्टी में, यमुनानगर में पब्लिक मीटिंग थी हमारी, सोनीपत में थी। हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, हमारे को ये करने की जरूरत नहीं है। हमारी तो पार्टी का चुनाव हुआ है, पीसीसी के मेंबर बन गए, एआईसीसी के मेंबर बन गए, अब जिले के सब संगठन बन जाएगा, ब्लॉक का बन जाएगा। क्या इसमें तैयारी पूरी है? क्योंकि समय कम है सर, संगठन पूरी नहीं तरह नहीं, से तैयार समय होगा। बहुत है, समय बहुत है और समय पर हो जाएगा सब कुछ। तो विजन क्या है फिर? भूपेंद्र हुड्डा का विजन क्या है आने वाले वक्त के लिए, हरियाणा के लिए? क्या सोच रहे हैं आप? नंबर 1 हरियाणा बनाने का सपना आप देखते हैं? हरियाणा का बिल्कुल नंबर 1 बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा में क्षमता है, हरियाणा के लोग मेहनती है, हरियाणा किसान मेहनती है, मजदूर मेहनती है और दिल्ली के 3 तरफ है, उसका पूरा फायदा होगा। इसी वास्ते हमने मानेसर में आईएमटी का एक्सटेंशन किया, फरीदाबाद में आईएमटी बनाई, रोहतक में आईएमटी बनाई, खरखौदा में आईएमटी बनाई, ताकि दिल्ली का जो है हमारे को उस बात का लाभ पहुंच सके। अभी गठबंधन की बात बहुत हो रही है सर, क्योंकि गठबंधन की सरकार भी चल रही है और हैरानी की बात है कि चुनाव में जब भी कोई उतरता है तो उसको अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरना पड़ता है, लेकिन कुछ पार्टियां बहुत उतावली हो रही हैं। इनेलो की मैं बात कर रहा हूं। इस मंच से करण चौटाला साहब कहते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे थे वो इनेलो पार्टी को, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी चलकर आएगी तो हम कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने को भी तैयार हो सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इस पर भूपेंद्र हुड्डा क्या सोचते हैं? उनका विचार है ये, मैं समझता हूं पार्टी स्वयं में सक्षम है, लेकिन फिर भी कोई विचार नहीं है ऐसा मन में? मैंने पार्टी खुद में सक्षम है, ये उनका विचार है। हाँ, साल 2024 में बीजेपी से सीधी टक्कर है या इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं समझता हूं सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में है, क्योंकि लोग इस सरकार से तो विमुख हो चुके हैं, ऑल्टरनेटिव के रूप में केवल कांग्रेस को देख रहे हैं। इसी वास्ते मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो सत्ता में भागीदार है जेजेपी, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 10 विधायक आए और उसके बाद सत्ता में आ गए, वो बार बार कहते हैं, वही गठबंधन की बात मैं फिर करूंगा, क्योंकि आज के लिए आपसे सवाल भी पूछे जाते होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जहां भी करते होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, इसमें कुछ अलग मैं जवाब आपसे इसलिए चाहता हूं क्योंकि वो कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जेजेपी के साथ गठबंधन क्या वाकई में नहीं चाहते थे? इसकी सच्चाई सिर्फ आप बता सकते हैं इस मंच से। नहीं, इसकी ये सच्चाई क्या है? ये सच्चाई आप बता सकते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बयान देखे उसमें, मेरी 2019 में बयान देखे मैंने। देख लो, फिर वो सच्चाई वही है। ये क्यों कह रहे हैं? क्या मंशा उनकी? क्योंकि उनको अपना भविष्य खतरे में दिख रहा है, तो बौखलाहट की भाषाएं हैं। बौखलाहट में है जेजेपी के नेता, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो आप देखो मेरा, आप उस समय का, तो मैं तो कोई जो ना चोरी छुपे नहीं करता, ओपनली कहा था मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन्होंने कहा, हमने कहा आओ भाई, हम जो भी बात है ये भी मानेंगे और भी कोई बात होगी कमी दूर करेंगे, कोई चोरी छुपे वाली थोड़ा ही थी। अब वो तो कोई उनमें से कहता था भाई हम तो कांग्रेस में कभी करेंगे नहीं, तो ये अलग बातें हैं। अब बौखलाहट की बातों का मैं जवाब देना है वो तो उनसे पूछो आप। और हैरानी की बात, लेकिन ईमानदारी से ये है बात, आप उस टाइम के चैनल पे मैं कहूँ तो किसी से सुनवा देता हूँ। नहीं सर, मैं सुने बयान आपने? सुनता हूँ, हमने सुनवाया सुने नहीं था। आपने? उस दौरान के बयान सुने? वो भी सुनवाते हैं इस तरह के बयान। सुने है ना? मेरा बयान सुनवाओ, कोई अखबारों ऐसा की कोई कटिंग- बयान सुनवाओ। अखबारों की कटिंग दिखाते हैं वो। नहीं, कटिंग बयान सुनवाओ यार, कमाल की बात है। तुम बयान पर- तुम चैनल इलेक्ट्रॉनिक चला रहे मीडिया के हो, इसलिए चैनल थोड़ी- चला रहे हो, सच इतना थोड़ा सा सच बता रहा हूं मैं। सच के वो करीब कटिंग पहुंच। दिखाते हैं। आपने बयान सुनवाए दीपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी, उन्होंने बयान सुनवाए थे जो आप जिक्र कर रहे हाँ, हैं। फिर? दीपेंद्र हुड्डा ने भी बयान सुनवाए थे कि उस दौरान वो क्या कह रहे थे। हाँ, फिर? उस दौरान हमने भी दिखाए थे, फिर? लेकिन वो समझना चाहता था मेरा मैं कोई आपसे, बयान ऐसा दिखाओ जो मैंने कहा हो। वही सच्चाई तो आप बताएंगे। बताओ ऐसा ना। कोई बयान नहीं था, मेरे यानी कोई- अगर उस दौरान ऐसा होता तो आप विचार करते? क्या वो तो मैंने कहा भाई, जब लोगों ने फैसला किया था तो जिसने बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी उन सबको इकट्ठा होना चाहिए था। जब जनता की जो जनादेश को जो नहीं मानेंगे उसका मेरे पास क्या इलाज है? यानी एक तो पॉइंट निकला है सर इस चर्चा से, आप कह रहे हैं कि उस समय अगर वो आपके पास आते या विचार करते, बातचीत करते, तो आपकी ना तो नहीं थी कम से कम। मैं तो यार ओपन होने की बात उनकी कही है, तो अब फिर आपने देखा नहीं है, फिर आप देखो करिए।
नहीं देख के याद सच बताओ ना आप। आपके बयान मैंने सुना है, मैं बस फिर- मैं फिर- सिर्फ फिर मैं जवाब रिपीट आ इसलिए गया ना। करवा रहा हूं, एक जो- बयान ताजा हो जाएगा सर, हैं? एक ताजा बयान हो जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा तो उस वक्त नहीं चाहते ताजा थे। बयान क्यों दूं मैं? हाइपोथेटिकल बात मैं क्यों करूं? जो उस समय बात थी मेरा बयान है, आप वो उस समय की बात कर रहे हैं। 2000 वो ताजा बयान देना फिर मैं जवाब दे दूंगा। उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय का जवाब मेरे बयान दे रहे हैं। तो यानी कि 2024 में कांग्रेस पार्टी को किसी गठबंधन की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, हैं? किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, प्री अलायंस की जरूरत नहीं है, ना पोस्ट अलायंस की होगी। नहीं मैं Alliance की कह बात चुका था, पार्टी कांग्रेस पार्टी खुद में सक्षम है। तो कांग्रेस पार्टी अब पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम तो है, इनेलो पदयात्रा चला रही है और बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चल रही है, मुख्यमंत्री अपने हम भी कार्यक्रम पूरी चला रहे तैयारी से है, हम भी पूरी तैयारी से कार्यक्रम कर रहे हैं अपने। हैं। और क्या क्या कार्यक्रम आप करने वाले हैं? आपने देखा अभी भारत जोड़ो यात्रा चली, फिर हाथ से हाथ जोड़ो चली, अभी कल ही कार्यक्रम था रोहतक में, हाथ से हाथ जोड़ो का समापन था, सोनीपत में था। ये चल रहे हैं कार्यक्रम और हमारे यूं ही चलते रहेंगे। हमारा तो सिर्फ कार्यक्रम सीधा ये जनता से जनसंपर्क करना, जो जो जनादेश हमारे को दे रखा है विपक्ष में, उनकी बातों को उठाना, उनके हित के लिए लड़ाई लड़ना, जनहित के लिए। बेरोजगारी का मुद्दा भी सर आपकी लिस्ट में बहुत रहता है, आप घेरते हैं सरकार को इस मुद्दे पर। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी सरकार जब रही तो आपके टर्म में आपने कितनी नौकरियां दी और आज ऐसा ये है, 1 लाख नौकरी का ये दावा करते ऐसा हैं। है, हमने तो एक कलम से लाखों नौकरी दी थी। मतलब एक बार में एडवर्टीजमेंट, जितने जेबीटी थे, जितने जेबीटी टीचर थे सबको दी। पता नहीं, मैं एग्जैक्ट तो नंबर नहीं बता सकता, लेकिन 50-60 हजार तो जरूर होंगे। जितनों ने एग्रीकल्चर में पास कर की थी, वो इंटरव्यू में कोई रहेगा दूसरे, सब लगे, कोई ऐसा नहीं रहा। हमारे समय में तो भाई रोजगार खूब मिले, और आप देखोगे रोजगार के उसमें हरियाणा बहुत आगे था। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। 1 लाख नौकरी का आंकड़ा देते हैं वो, उस पर विश्वास होता है आपको? 1 लाख नौकरी का आंकड़ा अरे निकले कितने हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये उद्यम एक पोर्टल है, पोर्टल क्या, एक वो है उद्यम, उनकी एक वो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। MSCME जो मिनिस्टर हैं उनका बयान है कि पिछले साल, इस साल में 1,24,000 जो है लोग बेरोजगार हो गए अकेले हरियाणा में। मेरे पास रिकॉर्ड है। तो इनके क्या वो है, 1,82,000 नौकरियां आज खाली हैं, सरकारी नौकरियां खाली हैं। ये जो बना रखा है ना कौशल रोजगार निगम, ये केवल धोखा है। ना उसमें रिजर्वेशन है और ना नौकरी पक्की है, ना कोई ये है। सिर्फ, हालांकि सरकार का बयान ये था, मैं समझता था ठीक बयान था उनका, कि भाई हम ठेकेदारी सिस्टम बंद करेंगे। वही मैं कह रहा था, ठेकेदारी सिस्टम बंद करेंगे। ये सरकार खुद ठेका लेने लगी, ठेके पे ही काम है, 2 साल 4 साल का कोई काम है ये। लोगों के भविष्य के साथ, जवान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वो बयान तो आपने सुना होगा, बार बार बीजेपी के नेता भी कहते हैं खर्ची पर्ची बंद करवा दी, पारदर्शिता ले आए हम, और इंटरव्यू सिस्टम भी हमने CD में बंद कर दिया। ठीक कह रहे हैं, करती पर्ची की तो बहाना है। एक बता दो, हमारे यहाँ, इनके यहाँ तो HPSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए, इनके कमीशन में चेयरमैन को जाना पड़ा, रिकॉर्ड हुआ। इनके समय में तो नौकरियां बिकी हैं जैसे परचून की दुकान पे परचून बिकता है। ये फलानी नौकरी चाहिए, 10 लाख रुपए दे दो, ये कर। ये मैं थोड़ा ही आप लोगों की लिखी हुई बता रहा हूँ इसलिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी पार्टी के जो समर्थक हैं विधायक, उनके लड़के का बयान देख लो, रणदीप बोलन का, उसके क्या गोलन है अपने रणदीप सिंह, उसके लड़के का बयान देखो। हमारा एक भी बताओ कोई है? वो कहते हैं सलाखों के पीछे भी हमने और पहुंचाए हैं लोग। कितने जो है ये अपना पेपर लीक हुए, कैसे हुए, ये सब सवाल आपके सामने। लोग इस बात को सब समझते हैं, तुम जान के अनजान बनने की कोशिश मत करो। लेकिन पढ़े लिखे हो आप, जी जी, जान के अनजान बनने की कोशिश मत करो। लेकिन सवाल तो पूछते रहते हैं हम, और सवाल पूछते उनसे तो भी मैं पूछे जवाब दे जाते रहा हैं, हूँ, सवाल उनसे आपसे नहीं पूछ रहे पूछते, हैं। उनसे तो आप क्या पूछोगे मैं देख लूंगा जी। लेकिन सवाल तो पूछो, मैं तो आई ऑलवेज वेलकम। जी। लेकिन जो जवाब देता हूँ बिल्कुल, आपकी बात उसके सच्चाई तक भी जाने की कोशिश तभी करो। जनता तक हम सच्चाई। आपकी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। ये क्या सच्चाई नहीं है कि उनके HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए? क्या ये सच्चाई नहीं है? जब मैंने सवाल उठाया आज तक उसका जवाब नहीं आया असेंबली में, आज तक नहीं आया। SIT बैठी थी, कहाँ गई भाई?
कौन सी रिपोर्ट आई, कितने घोटाला हुए, शराब का घोटाला हो जाए, रजिस्ट्री का घोटाला हो जाए, मीटर बिजली के मीटर का घोटाला हो जाए, किलोमीटर का घोटाला हो जाए, एक के बता दो रिपोर्ट आई हो। एसआईटी सारी बैठी है। वो कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक की आपने बात की है कि हमने तो ट्रांसपेरेंसी दिखाई थी, जो लोग इसमें लिप्त थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया, इतने लोगों को संख्या बताते हैं 100 से ज्यादा लोग भी जेल में भिजवाए ताकि जेल में- किसी का धोखा ना हो। जेल में भिजवाए, गरीब आदमी छोटे उन पे वो डालते हैं, कोई ऐसा पकड़ा गया। एक बात हो, ये चीजें बगैर संरक्षण के नहीं हो सकती हैं। वो आप बेहतर जानते होंगे सर, आप राजनीति में रहे। नहीं, आप भी जानते हैं, नहीं, आप अनजान ज्यादा- मत बनो। जी जी जी। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कई बार कहा कि कुछ स्कीम्स बंद की हैं आपकी। आपकी कई स्कीम्स थी सरकार के दौरान की, 100 गज प्लॉट की आप बात करते हैं, वो स्कीम्स बंद की हैं सरकार ने। उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आप ये जो चीजें आप कह रहे हैं बंद की हैं, तो आपकी सरकार आती है दोबारा उनको शुरू करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम, तमाम स्कीम्स को बिल्कुल करेंगे। 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करेंगे हम। हमारे तो है, अब 100 गज के प्लॉट हमने 3,82,000 4 लाख के करीब, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, उतने दिए हमने। 3,80,000 82,000 एग्जैक्ट में भी। इन्होंने एक दिया हो तो बता दो। हमने पहला प्रदेश है हरियाणा जो कि गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप लाखों एक शुरू करी हमने। एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी गांव में लगाए, उस टाइम लगते नहीं थे, उनको पक्का नहीं करा इन्होंने। अब आप ये देखो ना, कोई भी ऐसी स्कीम, बैकवर्ड क्लासेस की जो रिजर्वेशन थी या क्रीमी लेयर था, वो हमारे समय में 8 लाख था, अब घटा के 6 लाख कर रहे हैं। हम कहेंगे हम तो 10 लाख करेंगे। एक चपरासी को भी, लड़के को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी तो काहे की रिजर्वेशन हो। तो इस तरह से आप देखो, हर हिसाब में जो है, चाहे 100 गज के प्लॉट हो। अब इन्होंने कहा था कि ये जो गैस का सिलेंडर है हम बहुत सस्ता देंगे। आज क्या भाव है आप देखिए। किसान के लिए कहा था कि हम आमदनी दुगुनी करेंगे, आज आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, लागत कई गुना बढ़ गई। लागत कैसे बढ़ गई? हमारे समय में ना तो डीजल पे जीएसटी था, ना, समझे नहीं, ना ये कीटनाशक, ना खाद पे कोई टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पे कोई टैक्स नहीं था, ट्रैक्टर पार्ट्स पे कोई नहीं था। आज 8 से लेकर 28% तक टैक्स है। डीजल का भाव क्या था हमारे समय में, आज क्या भाव है? वेट में, वेट जो सरकार, हरियाणा सरकार का काम होता है, 9 पॉइंट समथिंग था, आज 18% इन्होंने कर दिया, दुगना कर दिया। वहां भी राहत नहीं दी, तो लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। गन्ने का भाव रो के 10 रुपए बढ़ाया बड़ी मुश्किल से, जबकि लागत इतनी बढ़ी हुई है। तो आप कहीं भी देखो, कहीं भी ये नहीं मैं कह सकता, मैं कोई वो नहीं करता हूं, मैं ठीक को ठीक कहने वाला आदमी हूं। इस सरकार का कोई भी फैसला मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता। एक भी फैसला नहीं है सर। बताओ आप। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन लोक लुभावन वायदे, कर्जा बढ़ाने के समय इन्होंने काम क्या किया आप देखिए। हरियाणा उन कुछ प्रदेशों में से है जिसका बजट से ज्यादा कर्जा है। आज हमारा 1,77,000 करोड़ या 83,000 शायद कितना दिया, इतने लाख का इन्होंने बजट दिया है, लेकिन कर्जा 4 लाख करोड़। मतलब बजट जो कुल है उससे ज्यादा कर्जा और देनदारी है। कहां से फिर आप क्या करोगे? क्या अगले का भविष्य होगा? कोई अचीवमेंट बताओ भाई। इन्होंने सरकार आते एक बात कही थी, पहला काम जो अनाउंस किया था, इन्होंने कहा था कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौन सी बन गई भाई वो बिल्डिंग के 8.5 साल में एक मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी तैयार ना हो। हमने कितनी यूनिवर्सिटियां बना दी थी 8 साल में, हम भी तो 8.5 साल रहे थे। दूसरा इन्होंने कहा था कि ये जो मोतीलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स की, वो जो कॉलेज था, स्कूल था, उसको हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब बनाया वाइस चांसलर उसका 8 साल के बाद। तो 8 साल जब एक छोटे छोटे काम के लिए लगेंगे इनके, तो जब कहता हूँ नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। तो भूपेंद्र हुड्डा सब कुछ ठीक कर देंगे सत्ता में आते ही, कर्ज जो है वो चुका देंगे, आर्थिक बोझ जो हरियाणा पर पड़ा है वो कम हो जाएगा? आपके पास कुछ सवाल ऐसा भूपेंद्र हुड्डा का नहीं नीति है आपके पास? कोई भी हो उसकी विजन होनी चाहिए, और इस किस्म से नहीं चल सकता। ये 4 वाक की नीति नहीं चलेगी, 4 वाक की नीति नहीं चलेगी। बाकी है, प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया,
आगे दिन तो अब दिक्कत वाले हैं ही और करेंगे, लेकिन उसके रास्ते भी हैं। आज क्या है, पिलफ्रेज कितना है टैक्स में, आप देख लीजिए। गवर्नर साहब का पिछले साल का एड्रेस देख लो, इस साल का एड्रेस देख लो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहाँ। तो टैक्स चोरी बचाओगे, घोटाले से पीछा छुड़ाओगे तो स्टेट की आमदनी भी बढ़ेगी और रिसोर्स बढ़ेंगे। अब एक बात कहते हैं ये कि भाई जीएसडीपी जो है हमारा 9 लाख कुछ करोड़ है, लेकिन कहते 10 लाख करोड़ हो गया। और हमारे समय में वो ये तो बताते 3 लाख करोड़, लेकिन उस पे करंट प्राइस पे 4.5 लाख करोड़ हमारा था, 4,54,000 करोड़ इनका, 9 लाख कुछ करोड़ है। ये तो ठीक है, जीएसटी भी तो ऑलमोस्ट डबल हो गई इनकी 2.1, लेकिन कर्जा कितने गुना बढ़ गया भाई। तो आमदनी से ज्यादा कर्जा बढ़ जाए तो क्या होगा, आमदनी तो डबल हुई है स्टेट की और कर्जा 5 गुना बढ़ गया। वो फिर भी कहते हैं हेल्थी इकोनॉमी के लिए, फिर वही कह रहा, फिर भी कहते हैं। आज कैप्टन अभिमन्यु साहब पूर्व वित्त मंत्री थे, उनसे हमने पूछा था, उनसे भी हमने पूछा कि इतना कर्ज क्यों हरियाणा पर आपने डाल दिया, उनसे हमने पूछा तो कह रहे 26% के करीब अगर जीएसडीपी का होता है तो ठीक है, हेल्थी इकोनॉमी है, हेल्थी इकोनॉमी है। सवाल इस बात का 35% तक नहीं है हमारे पास। सवाल इस बात का नहीं, पंजाब का एग्जांपल दिया उन्होंने। वो तो फिर व्हाइट पेपर इस बात का फिर ये मान लेना कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे पे कर्जा देनदारी है, ये भी नहीं मानने चाह रहे हो तो व्हाइट पेपर क्यों नहीं इश्यू करते, मेरे को ये बताएं। और अचीवमेंट बता दें भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती भाई। तो मैं जी बात कहता, तुम कहते हो मैं अब तो सारे हरियाणा में घूमते हो, एक भी बताया नहीं था नहीं यहाँ काम हो रहा है और ये प्रोजेक्ट बना। और ओपीएस को लेकर आप क्या कहेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम OPS की बात आप कर रहे हैं, करेंगे तो उसका आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा खजाने पर, सरकारी खजाने पर, ओपीएस को बहाल करने पर। पहले भी तो थी, अब आर्थिक बोझ हिमाचल में नहीं पड़ा क्या, राजस्थान में नहीं पड़ा, छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ा, वहां कांग्रेस की सरकार है, उन्हें कर दिया, हम भी कर देंगे। पूरी तरह से लागू हो चुका है। करेंगे सब। कैबिनेट मीटिंग जो होगी उसमें पहला फैसला ओपीएस करके, हिमाचल की तरफ फर्स्ट डिसीजन। तो जो अभी एक लगातार कर्मचारी भी इस मांग को पूरा दोहरा रहे हैं, ये कमेटी का गठन हम तो उनके साथ हैं, केंद्र स्तर पर भी कमेटी का गठन कर दिया गया। उनका हमारा समर्थन है। हरियाणा में भी कमेटी का गठन किया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। इस सरकार भी है, जो मौजूदा सरकार है वो भी विचार करने लगी है इस पर। क्या इस पर आप प्रभाव मानते कि कर्मचारी लामबंद हो गए? नहीं, लामबंद होने, लेकिन उनको करना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम जब लागू की गई थी तो वैसे तो अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे जब लागू की गई, लेकिन बाकी हम और स्टेटों ने भी अडॉप्ट किया था, हमने भी किया था। वो यही बार बार हमने अडॉप्ट किया था, ये सोच के बात करके कर्मचारियों को लाभ होगा, इसमें फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं निकला। तो तजुर्बा ठीक नहीं निकला वो। तो इसी वास्ते राजस्थान की गवर्नमेंट ने कर दिया ओल्ड पेंशन स्कीम, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने कर दिया, हिमाचल की ने कर दिया, हम भी कर देंगे। और इससे राजनीतिक फायदा मिल सकता है इस घोषणा से? राजनीति का कोई इससे वास्ता नहीं, राजनीतिक फायदा का वो तो एक विचार का बात है। हम समझते हैं ये ठीक है ओपीएस। एक आम आदमी पार्टी बार बार बात करती है फ्री की, और कई बार आम आदमी पार्टी फ्री की बात करती है कि हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली देने की बात कही है या फिर पानी देने की बात कही। उसी तर्ज पर अब मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, वहां भी इस तरह की घोषणा हुई। अब हरियाणा में भी सुन रहा हूं, आप भी कह रहे हैं कि 300 बिजली यूनिट फ्री कर देंगे, बिल्कुल पूरी तरह से देंगे फ्री। अब 300 यूनिट बिजली देंगे। हमने तो पहले भी किया था, पहले भी बिजली का भाव कभी बढ़ाया नहीं, और बिजली के 1600 करोड़ के बिजली बिल माफ किए थे, और किसान को 10 पैसे यूनिट बिजली देने का काम किया था, जो आज तक है। आगे भी अब इन्होंने तो 52 पैसे तो अब बढ़ा दिए, 52 पैसे तो अब बढ़ा दिए। तो 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, और गैस का जो ये सिलेंडर है उसकी कीमत 500 रुपए रखेंगे, जो राजस्थान में किया जैसे। इसी प्रकार से सिर्फ 500 रुपए 500 में राजस्थान में दे रहे हैं ना, आप भी देंगे उसको? हम भी देंगे। वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए ना। वो हरियाणा की सरकार आएगी तो राजस्थान में से दिया, हम भी उस पे देंगे। और ओल्ड एज पेंशन जो इनका मैनिफेस्टो देखो और आज बात देखो। जब ये गठबंधन की बात आपने कही, गठबंधन बना जब, तो मैंने पूछा था अब इस साहब को क्यों नहीं बुलाया आपने, तो आप कह रहे साहब की तबीयत ठीक नहीं है। खैर चलो, हो सकता है। तो उस टाइम गठबंधन बनते उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, ये कहा था कि इनकी अध्यक्षता में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करेंगे।
उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई आज तक। कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है भाई? जो ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस ने, एक तो इनकी कौन सी शर्त मानी गई थी? 5100 रुपए पेंशन मानी गई थी क्या इनकी? कहाँ है फिर? आज 31 बीजेपी 3100 तक वो ले आएगी, 3100 तक तो बीजेपी ले आएगी, 5100 वाला काम नहीं होगा जेजेपी वाला। 6000 हम लाएंगे। 6000 आप लेंगे सरकार बनते ही या फिर ऐसी किश्तों में? सरकार बनते क्यों नहीं लाएंगे? 6000 हम करेंगे पेंशन होल्डर, वो भी पहली कलम से हो जाएगा 6000। 6000 सरकार बनते ही 6000 पेंशन करेंगे हम। लोक लुभान वायदे सर आपने बहुत किए हैं, लोक लुभावन वायदे आपने बहुत लोक किए हैं। लुभाव नहीं, हमारा मैनिफेस्टो देखो आप, 2005 का मैनिफेस्टो देखो, एक भी अगर आप निकाल दो ये मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया तो मैं जिम्मेवार होऊंगा। 2009 का मैनिफेस्टो उठा के देख लो, हमने पूरा किया। इन्होंने कौन सा मैनिफेस्टो उठा के देख लो, इन्होंने अगर कोई भी पूरा किया हो तो। अब असल में ये सब कुछ मैनेज कर कर आप चल पाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभव तो आपके पास है, राजनीतिक का अनुभव भी है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के रहे हैं और अब तो गाइड भी करते हैं युवा नेताओं को, दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं को भी आप गाइड करते हैं। लेकिन फिर भी आने वाले वक्त में क्या हरियाणा की जो स्थिति है मौजूदा, जो आप कह रहे हैं खराब हो गई है, इसको ठीक करने में वक्त लगेगा भूपेंद्र हुड्डा को? फिर देखिए, कोई भी हो समस्या का समाधान निकलता है और उस पर विचार किया जाता है। जो आर्थिक स्थिति हरियाणा जो है इस समय गंभीर स्थिति में घुसने जा रहा है, डेट ट्रैप में, डेट ट्रैप जिसको कहते हैं, जैसे पंजाब जैसी स्थिति ना हो, ऐसी स्थिति को इस सरकार को प्रयास करना चाहिए और जो भी दूसरी सरकार आएगी 2024 में उसका भी यही होना चाहिए भाई, डेट ट्रैप से हम बच सके और आगे विकास कर सके। भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे आपकी पहचान है बेबाकी से आप बोलते हैं और आज भी आपने सवालों के जवाब दिए हैं प्रोग्रेस पंचायत के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की, हरियाणा की जनता के सामने आपने अपनी बात। धन्यवाद। मैं तो बेबाकी से दे दिए, आपने तो एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया, एक ही पूछा था मैंने, वही मेरा सवाल पूछने का काम है, मैं जवाब कैसे दूं? आपने देना नहीं मेरा जवाब। अगर मैं दूंगा तो आप कहेंगे फिर सरकारी प्रवक्ता, मेरा ये काम नहीं सर, नहीं, सवाल नहीं, पूछने का काम आपने दिया ही है, मैं नहीं आपसे जवाब लेता रहूंगा। सरकार की नहीं, आपका। चलिए, दोनों तरफ की बातें हैं। नहीं, आपकी मजबूरी आप दे नहीं सकते। नहीं मजबूरी नहीं है धन्यवाद। सर, क्योंकि सवाल पूछने का काम है, सवाल पूछना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।